सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग ऑल क्लास के लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ रहे थे, उसी का अब हम लोग आगे का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास में सेंटेंस के प्रकार देखे थे, जहाँ पे देखे थे असर्टिव सेंटेंस देखे थे, नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे थे, इंपरेटिव सेंटेंस देखे थे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखे थे और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस देखे थे। आज हम लोग देखेंगे पर्सन, जिसको कि पुरुष बोलता है, कि पर्सन क्या होता है या फिर पुरुष क्या होता है। नहीं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग टेंस की तरफ जाएंगे और टेंस इतने मज़ेदार तरीके से बताएंगे आप जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाएंगे। ऐसे मज़ेदार तरीके से हम आप लोगों के लिए टेंस का वीडियो लाएंगे कि अगर एक बार मेरे से टेंस पढ़ लीजिएगा, जिंदगी में आपको कहीं भी कभी भी टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। तो आज पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सन, यानी कि जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुरुष। पर्सन को क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। अच्छा, पर्सन क्या हो सकता है? एक तो जो कोई कहेगा उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो बात करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जाएगी वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। नहीं, बस इतना से क्लियर रखना, जो कहेगा मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जो उसकी बात को सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और ये जो बातें हो रही जिसके बारे में उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आई और वी आ जाएगा। नहीं, इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। उसके बाद सुनने वाला क्या होगा? यू, जिसको कि हम लोग सेकेंड पर्सन बोलेंगे। और बाकी थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? जैसे द या फिर दे आ जाएगा, नहीं ही आ जाएगा, शी आ जाएगा और इट आ जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोल सकते हैं। नहीं, और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। और ये तीनों क्या हो जाएगा? मेरा थर्ड पर्सन हो जाएगा। नहीं, बस इतना। जो बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात कही जाती है उसको हम लोग सेकेंड पर्सन बोलेंगे। नहीं, इतना सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आप देख लेते हैं किताबी भाषा में क्या चीज बोल रहे हैं, पर्सन को क्या बोलते हैं। नहीं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, बोलता है अंग्रेजी में पर्सन तीन होते हैं। पर्सन कितना होता है? तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बस यही तीन होता है। कितना होता है? सिर्फ तीन ही होता है। बस तीन ही पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसका डिफिनेशन देखो क्या बोल रहा है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मतलब जो बात बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाए वो सेकेंड पर्सन, मतलब जिससे बोला जाए मतलब जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। और जिसके विषय में चर्चा की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। मतलब जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, जो उसके बातों को सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जा रही है उसको वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो ये हो गया हमारा क्लियर। पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अंग्रेजी का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। दोनों चीज हम लोगों को साथ साथ देखना है। नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों दो को साथ साथ देखना है। बोलता है द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। वही चीज बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जैसे देख लो कैसे, इफ हो जाएगा, इफ आई स्पीक टू यू अबाउट मोहन। बोलता है अगर मैं आपको मोहन के बारे में कहूं तो क्या हो जाएगा? मैं क्या हो जाएगा? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यानी कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, मतलब जो सुन रहा है उस चीज को, सेकेंड पर्सन। एंड मोहन इज द थर्ड पर्सन, क्योंकि बात किसके बारे में कही जा रही है? मोहन के बारे में। मतलब जो बोल रहा था वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो इसकी बोली हुई बात को सुन रहा था वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात कही जा रही थी, इसमें मोहन के बारे में चर्चा की जा रही थी, तो मोहन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि पर्सन कैसे कितना हो सकता है। नहीं, जैसे फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे आई हो जाएगा, वी, और इनके विभिन्न रूप।
जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा, पॉजिटिव केस होगा, नहीं ये सब क्या हो जाएगा उसको थर्ड पर्सन में। जैसे आई है, वी है, ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। जैसे मी, माई, माइन है, माई सेल्फ है, अस है, आवर्स है, नहीं ये सब क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं सेकेंड पर्सन। क्या बोल रहा है सेकेंड पर्सन, बोलता है यू, इसके अन्य रूप। एक तो यू हो जाएगा सेकंड पर्सन, मतलब जो सुन रहा है उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं यू, और इसके अन्य रूप जैसे योर हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव या फिर पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा योर, योर्स हो जाएगा, नहीं योर सेल्फ हो जाएगा, और योर सेल्फ हो जाएगा। इसको हम लोग सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल कहेंगे। नहीं अब थर्ड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के शब्दों के अतिरिक्त, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, इन दोनों के शब्दों के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा जितने भी नाउन और प्रोनाउन है, क्या इन यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के अलावा जितने भी नाउन या फिर प्रोनाउन शब्द बचते हैं, जितने भी नाउन और प्रोनाउन है वह सभी क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। इतना क्लियर है। सबसे पहले बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। नहीं अब आगे देख लेते हैं इसका क्या है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख लेना, और ये संक्षेप में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको याद रख लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे वही बात बोल रहा है, मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, नहीं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात की जाए मतलब जिससे बात की जाए वो क्या हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। नहीं जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, बोलता है फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जांपल दे, या फिर बोलता है सेकंड पर्सन की कुछ एग्जांपल दे, या फिर थर्ड पर्सन की कुछ एग्जांपल दे। अगर फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल देने बोलेगा तो आई बोल देना, वी बोल देना, नहीं इसके जितने भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस है उन सारी चीजों को बता देना। अगर सेकंड पर्सन की बात बोलेंगे यू, योर्स, इस तरह से हम लोग बता देंगे। अगर थर्ड पर्सन की बात बोलेंगे दे बता देंगे, ही, से, इट बता देंगे, वो क्या हो जाएगा, और इसके जितने भी सब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस उसको बता देना, थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नहीं अब यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है, इन पर्सनों के आधार पर कुछ छोड़कर अलग करना है, इसको बनाना है। अब हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। पहले भी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं ऑलरेडी, इससे पहले के वीडियो में हम लोग सेंटेंस के प्रकार देखे। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव यहाँ पे सवाल, और ये भी बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव भी होता है और अफर्मेटिव भी होता है। नहीं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होगा। एक अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम लोग उसका जवाब यस या नो में दे रहे थे, और WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो उसका जवाब हमको रीजन बताना पड़ता था। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस जिससे कि आज्ञा दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, वहां पे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, मतलब किसी के लिए दुआ बदुआ इस तरह की जो चीजें होती है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो तीव्र खुशी या फिर अकस्मित खुशी के लिए हम लोग इन सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, विरामा चिन्ह दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ। नहीं बोले पंक्चुएशन मार्क की मदद से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में मदद होती है। मतलब इसका इस्तेमाल से क्या होगा, कोई भी सेंटेंस होता है उसको पढ़ने में, उसको बोलने में, और बोलता है उसका अर्थ यानी मीनिंग समझने में हमें मदद मिलती है। नहीं बोलते हैं सम इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, यहाँ पे कोई दिया हुआ जैसे फुल स्टॉप है, कोमा है, क्वेश्चन मार्क्स है, नहीं एक्सक्लेमेशन है, अपोस्ट्रोफी है और इन्वर्टेड कोमा है। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा आप देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले है पहला वाला फुल स्टॉप के बारे में देखते हैं। बोलते हैं असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में, किस सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, इससे पहले के क्लास में ऑलरेडी हम सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। 5 प्रकार का होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये वाला मेरा सेंटेंस कौन है, असर्टिव सेंटेंस है। इससे पहले हम लोग क्या करके इसके बाद में लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये भी मेरा असर्टिव सेंटेंस है, नहीं आई एम नॉट रेडी, ये भी मेरा क्या है असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव है। और यहाँ प्लीज हेल्प मी, ये क्या है मेरा इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे किसी से मदद की रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नहीं अब दूसरा नंबर में बोलता है संक्षिप्त शब्दों में भी फुल स्टॉप का
प्रयोग होता है। जैसे देखो एम ए है, नहीं इससे पहले एम डॉट ए, इस तरह से फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नहीं इस तरह से संक्षिप्त शब्दों में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद बोलता है चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, हाँ सॉरी तीसरा नंबर पे। अब तीसरा नंबर में देखो क्या बोल रहा है, आजकल डॉक्टर मिस्टर या मिस्ट्रेस के बाद पराए फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता था। पहले के जमाने में इस तरह से, जैसे फर्स्ट या फिर इस तरह से लिखते थे, क्या बोलते हैं, जैसे होता है मिस्टर के एमआर यहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये चीज नहीं होता है। नहीं अब फुल स्टॉप का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद चौथा नंबर बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। मतलब पहले जिस तरह से इस तरह से फर्स्ट लिखते थे, इससे पहले हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये चीज नहीं होता है। अब दूसरा है कॉमा। बोलते हैं कॉमा, कॉमा का प्रयोग वहां होता है जहां कम ठहरने की जरूरत होती है। मतलब कम ठहरने की जहां पे जरूरत होती है वहां पे हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को, मतलब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी में जैसे बोलते हैं आई हैव अ कैट अ डॉग एंड एन ऑक्स। नहीं अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इसी को मतलब अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, अ डॉग एक कुत्ता है, एंड एन ऑक्स और एक बैल भी है। नहीं जैसे राम मोहन बोलते हैं राम मोहन एंड जोहन आर प्लेइंग, राम मोहन और जोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। इस तरह से हम लोग कॉमा का भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं अब आता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे कहीं भी सवाल क्या जाता है वहां पे हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते नहीं। बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ चुके 5 प्रकार का, और ये आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला चिन्ह को याद रखना। ये क्या है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी ये वाला चिन्ह लगाएंगे। नहीं जैसे हु आर यू, अब ये वाला बताना है कि इंट्रोगेटिव में क्या है, इसका जवाब हम लोग कैसे दे सकते हैं। इसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। नहीं उसके बाद बोलते हैं हु आर यू, यहाँ पे भी सवाल किया जा रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट डू यू लिव, मतलब वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस तरह से जब भी सवाल किया जाएगा उसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नहीं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, बोलता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि हम लोग सेंटेंस में 5वां सेंटेंस जो देखे थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इंटरजेक्शन के बाद होता है। किसके किसके पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा वहां पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भाई वहां पे भी इस्तेमाल होगा, जिससे किसी को बदवा दे रहे थे। नहीं बोलते हैं और इंटरजेक्शन के बाद जैसे बोलते हैं मे यू डाई, इस तरह से जब हम लोग बतवा देते हैं तो वहां पर भी किसका इस्तेमाल करते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारी मतलब खुदा तुम पे कृपा करे, नहीं भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, मतलब क्या ही खूबसूरत नजारा है ये। इस तरह से ये क्या है मेरा, ये वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये वाला मेरा सेंटेंस कौन सा था, ये मेरा सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अलास माय डॉग इज डेड, या फिर हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। यहाँ पे देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये मेरा इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। नहीं इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा इस्तेमाल होता है। नहीं अब आगे देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी का कहने का मतलब है कि जब कोई मतलब किसी को छोटा करने के लिए, या बोलते नाउन के पॉजिटिव केस के रूप देने में, और बोलता है संक्षिप्त शब्दों के तुल्य शब्दों की जगह अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम्स डॉग, राम की कुत्ता, या फिर राम का कुत्ता, कॉज मिल्क गाय की दूध, मतलब कॉज मिल्क। इस तरह से हम लोग जो इसको संक्षिप्त शब्दों के लिए हम लोग अक्सर अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल, जैसे आर नॉट के जगह पे अरेंट भी बोलते हैं, इज नॉट के जगह पे इजंट भी बोलते हैं, और कैन नॉट की जगह पे कैंट भी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब छठा नंबर में आता है इनवर्टेड कोमा। नहीं क्या आता है, इनवर्टेड कोमा। इनवर्टेड कोमा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जब कोई किसी और की बात को हम लोग उसी की बात को कहने के लिए हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, मतलब कोई वक्ता जो कहने वाला है उसकी कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए इनवर्टेड कॉमास का
प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड आई एम रेडी, मतलब किसी और ने कहा है कि उसने कहा है कि क्या हूं, मैं तैयार हूं। उसने कहा, ही सेड उसने कहा, आई एम रेडी मैं तैयार, मतलब किसी वक्ता की बातों को या फिर वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये वाला इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नहीं तो क्या बोल रहा है, ही सेड उसने कहा, आई एम रेडी मैं तैयार हूं। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। नहीं, अब हम लोग देख लेते थोड़ा सा यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ऑलरेडी पहले भी हम लोग जब लेटर पढ़े थे वहां भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, लेकिन ये जितने भी बेसिक चीज है इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जैसे आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे ये चीज आए तो वहां पे हम लोगों को फंसना नहीं, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो वहां आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए जितने भी छोटे छोटे चीज है उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में फिर देखते जाएंगे। नहीं बोलता है द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि बड़े अक्षरों का इस्तेमाल को देखेंगे। बोलते हैं प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ये चीज तो हम लोग पहले भी लेटर में पढ़ेंगे, जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। जैसे राम इज अ बॉय, कम हेयर यहाँ आओ, आर यू इल क्या तुम बीमार हो, अलास माई कैट इज डेड। इस तरह से देखना कि हर जितने भी अंग्रेजी के फर्स्ट जितने भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है क्या है, वो मेरा कैपिटल है। नहीं, अब दूसरा बोलता है इंग्लिश पोएम की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल होता है। अब इंग्लिश में जितने भी पोएम लिखा जाएगा उसका हर लाइन क्या होगा, हर लाइन का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। हर लाइन का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे देख लो मेरे पास दिया हुआ एक पोएम, बोलता है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। क्या बोल रहा है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। अब यहाँ पे देखो ये पोएम है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 4 लाइन का एक पोएम है और इसका फर्स्ट लेटर देखो सबका क्या है, कैपिटल है। क्या है, सबका कैपिटल में लिखा हुआ है। यही चीज वहां पे भी बोल रहा था। नहीं, अब देखो तीसरे नंबर में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन आई कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। अब प्रोनाउन आई जो है ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। जैसे आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, यू नो दैट आई एम ऑनेस्ट। अब ये देखो यहाँ सेंटेंस के बीच में आ गया, फिर भी ये कैपिटल फॉर्म में ही लिखा गया है। तो आई प्रोनाउन क्या है, वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। नहीं, जैसे आई एम रेडी है, यू नो दैट आई एम ऑनेस्ट, तुम जानते हो कि मैं ईमानदार हूं। कुछ इस तरह से हमारे सेंटेंस है। नहीं, अब चौथा देख लेते हैं, बोलता है गॉड यानी ईश्वर शब्द में प्रथम अक्षर जी हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे गॉड का क्या है, जी हमेशा क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। अब पांचवा है, बोलता है एब्रिविएशन में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है। जैसे देखो एम ए नहीं, बी ए एस डी ओ, इस तरह से जो होता है इसमें हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अब बता व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना, देश, भाषा इत्यादि के खास नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का खास नाम क्या हो, किसी व्यक्ति का खास नाम हो या फिर किसी खास जगह का, मतलब कोई जगह हो जिसका खास नाम हो, तो क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति का, स्थान का, दिन का, महीना का, देश का, भाषा का इत्यादि के खास नाम का पहला लेटर या फिर पहला अक्षर कैपिटल से शुरू होता है। जैसे देखो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, किसका नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। जैसे पटना किसी खास स्थान या फिर जगह का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। जैसे इंडिया किसी खास देश का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। जैसे जनवरी किसी खास महीने का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। जैसे मंडे किसी हफ्ते के किसी एक खास दिन का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। इंग्लिश किसी भाषा के क्या है, फर्स्ट मतलब भाषा के नाम, भाषा है तो उसके फर्स्ट लेटर का नाम क्या है, मतलब कैपिटल में लिखा गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कोई दिया हुआ, जैसे इसको बनाना है कि किस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल आई का। जैसे यहाँ देखो आई नो राम वेरी वेल। अब इसमें बताना है कि किस तरह से ये सही लिखा जाएगा। जैसे आई तो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आई यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा। नहीं, उसके बाद नो तो ठीक है, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए हम लोग राम का आर को क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, तभी ये सही माना जाएगा। नहीं, तो आंसर में भी दिया हुआ, जैसे आई यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में लिखा है और राम का आर भी क्या है,
कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे राम एंड श्याम, अब यहाँ पे देखो राम क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, और श्याम क्या है, ये भी किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम का आर कैपिटल होगा और श्याम का एस भी कैपिटल लिखा जाएगा, तभी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। नहीं तो इस चीज को भी ध्यान रखना, जब कभी भी राइटिंग लिखना होता है अंग्रेजी तो वहां पे हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल को भी ध्यान में रखने, तभी आप अच्छे से नंबर हासिल कर सकते हैं। नहीं कुछ इस तरह से दिया हुआ, इसको प्रैक्टिस करना है। बाकी इसको प्रैक्टिस करके अगर आपको दिखाना है तो हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बाकी आप वहां पे होमवर्क चेक करा सकते हैं अगर आप कोई भी होमवर्क करते हैं तो। नहीं अब आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं और इस क्लास को अब खत्म भी करने वाले हैं। तो आर्टिकल क्या होता है, बोलता है ए एन और द के को आर्टिकल कहते हैं, यानी ए एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ए एन का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो एक वचन में हो और गणनीय। पहला चीज ए एन का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जो कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, मतलब एक वचन में हो। दूसरा चीज ये भी याद रखना है कि वो क्या हो, गणनीय हो, कहने का मतलब हो काउंटेबल हो। अनकाउंटेबल के साथ हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। बोलते साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जहां कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है वही वॉवेल साउंड के पहले एन का इस्तेमाल करते। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो वहां पे हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, अगर वही वॉवेल साउंड से होगा तो वहां पे हम लोग एन लगाते हैं। नहीं जैसे यहाँ पे देख लो दिस इज अ कॉ, अब कॉ क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है, नहीं क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया। जैसे दिस इज एन ऑक्स, अब यहाँ पे देखो मेरे पास वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया। नहीं जैसे सी इज अ नर्स, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एन क्या है, नर्स, मतलब एन क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज याद रखना कि आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं, एक तो एक वचन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन के पहला, क्या बोल रहा है, ए अन का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो एक वचन में होता है, और क्या होना चाहिए, गणनीय होने का मतलब बोल रहा है कि काउंटेबल होना चाहिए। नहीं उसके बाद बोलते हैं साथ ही ये भी ध्यान रखना है जहां कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, मतलब जहां कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है वहीं वॉवेल साउंड के पहले एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल भी ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको बना लेना, क्या करना है, बना लेना। यहाँ पे ए लगेगा, नहीं यहाँ पे भी ए लगेगा, यहाँ पे भी ए लगेगा, और यहाँ पे एन लगेगा, और यहाँ पे भी एन लगेगा, और इस तरह से सारा है आराम से बन जाएगा, बस उस रूल्स को याद रखना है। नहीं अब आगे हम लोग देख लेते हैं नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है जिस नाउन की गिनती नहीं होता है, क्या बोल रहा है, जिस नाउन की गिनती नहीं होता है उसका पहला ए एन का प्रयोग, मतलब उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अतः मिल्क, वाटर, ऑयल, इंक ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए एन का इस्तेमाल यानी कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, इस बात को भी वहां ऊपर में भी इस चीज का जिक्र हो गया। अब बोलते हैं प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि एक बहुवचन के साथ भी हम लोग ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, एग्स हो गया, पेपर्स हो गया, कॉल्स हो गया, ऑक्सन हो गया, एलिफेंट्स हो गया, इस सब क्या है, प्लूरल के पहले हम लोग ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं यहाँ पे भी इसके लिए बहुत सारा एग्जांपल दिया है, इसको भी कर लेना। अब थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, अब थर्ड नंबर में बोल रहा है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो, अगर कोई नाउन है उससे पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग क्या होगा, उस एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, अब नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मली एक सेंटेंस है, आई एम अ बॉय, यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर दिया। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या है, गुड, गुड क्या है, मेरा एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल किए। नहीं उसके बाद बोलते आई एम अ वेरी गुड बॉय, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ पे देखो गुड क्या है, मेरा एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या है, एडवर्ब है, इसलिए ए का इस्तेमाल क्या बोला, वही चीज बोला है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले करेंगे। तो यहाँ पे वेरी क्या था, मेरा एडवर्ब था, इससे पहले ए का इस्तेमाल किए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते जाना है, ताकि कभी भी आप कोई क्वेश्चन लिखो कॉपी में, मतलब आंसर लिखो, तो वहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। अगर एडजेक्टिव आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। अब बोलता है ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार, मतलब अपने से सबसे नजदीकी जो वर्ड होगा उसके उच्चारण के हिसाब से हम लोग आर्टिकल यानी ए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज एन एंड, अब यहाँ पे मेरे पास सबसे नजदीकी वर्ड यही था एंड, जिसका मतलब होता है चींटी, और ये देखे कि चींटी क्या है, मतलब इसका जो लास्ट ये जो स्टार्ट हो रहा है वो वॉवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन का इस्तेमाल किए। अब बोलता है दिस इज अ स्मॉल एंड,
अब यहाँ पे देखो एंड बहुत दूर चला गया और ये बात क्या बोले, निकट आने वाले शब्द के अनुसार ही हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे ए एन नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ क्या लगेगा, ए लगेगा। नहीं, अब दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड। अब यहाँ देखो एंड कहाँ है, बहुत दूर चला गया, इसलिए हमको बोला सबसे निकट जो आने वाला है उसी के हिसाब से हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया। जैसे दिस इज एन इनोसेंट, इनोसेंट एंड। अब यहाँ पे देखो ये वाला हम इसके लिए नहीं कर रहे बल्कि इनोसेंट का आई जो है ये वावेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाए। इस चीज को भी ध्यान में रखते जाना है। तो ये चौथा रूल भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, इस एक्सरसाइज को करना, बाकी जितने भी डाउट है वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे कुछ रूल्स दिया हुआ है। अब द का प्रयोग देख लेते हैं। नहीं, अब द का प्रयोग बोलता है निम्नलिखित अवस्थाओं में द का प्रयोग होता है। निश्चित, खास, पूर्व परिचित। पूर्व परिचित कहने का मतलब है ऐसी चीजों के बारे में बात होगी जिसके बारे में पहले से हमें जानकारी होती, उसी को पूर्व परिचित नाउन के पहले। जैसे देखो वेयर इज द बुक, मतलब पुस्तक कहाँ है। अब ये उस बुक की बात करी है जिस बुक के बारे में उसको ऑलरेडी पहले से पता है। नहीं, वहां पे हम लोग द का इस्तेमाल किया है। जैसे बोलता है यहाँ ऐसी पुस्तक की चर्चा की जिससे वक्ता और श्रोता पूर्व परिचित है। वक्ता कहने का मतलब जो उस बुक के बारे में बात कर रहा है, और जो उस बुक के बारे में सुन रहा है उसको हम लोग श्रोता बोलेंगे। वक्ता मतलब जो कह रहा है और जो सुन रहा है उसको हम लोग श्रोता बोलते। नहीं, तो पूर्व परिचित है, इसीलिए इसी प्रकार जैसे देखो द बॉय इज प्लेइंग, कोई निश्चित लड़का का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। अब बॉय इज प्लेइंग, यहाँ पे कोई निश्चित लड़का नहीं है, मतलब कोई लड़का है, कोई लड़का है मतलब जिसके बारे में पता नहीं, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ब्रिंग द पेन, मतलब अब यहाँ पे कोई निश्चित पेन की बात हो रही है जिस पेन के बारे में क्या है, दोनों पूर्व परिचित है, मतलब पहले से उस पेन के बारे में उसको पता है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। अब बोलता है ब्रिंग अ पेन, मतलब कोई पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ब्रिंग लगाया है, द नहीं लगाया। अब दूसरा देख लेते हैं। बोलता है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए, अगर वो सिंगुलर नाउन है और कॉमन है, सिंगुलर हो और कॉमन हो, तो उसके पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, अब यहाँ पे देखो द का इस्तेमाल किया है। जैसे द डॉग इज इंटेलिजेंट, और ये क्या है, एक तो सिंगुलर है उसके साथ साथ ये क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अब तीसरा नंबर पता है नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नामों के पहले, जैसे द गंगा, द इंडियन ओशन, इस तरह से उसके नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अब बोलता है अगला चौथा नंबर बोलता है पर्वत समूह और द्वीप समूह के नामों के पहले, जैसे द हिमालयस, द वेस्ट इंडीज, इस तरह से उसके पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पांचवा नंबर बोलता है महान ग्रंथों के नामों के, जैसे कोई हो गया द बाइबल हो गया, द कुरान हो गया, इस तरह से द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इस तरह से उसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो महान ग्रंथ होता है उसके पहले। अब छठा नंबर में बोलता है द समाचार, मतलब समाचार पत्रों के नामों के पहले भी इस्तेमाल होता है द का, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, इस तरह से कोई भी समाचार पत्र उसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बोलता है जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उसके नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लो कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, जमीन एक है, तो इससे पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इससे पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो आर्टिकल का लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुछ चीजों में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, उस चीज को देख लेते हैं। बोलता है सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, पदार्थों, भोजन, खेलकूद, भाषाओं इत्यादि के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो पहली बात बोला है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अगणनीय संज्ञा के साथ भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब कोई खास नाउन रहेगा, जिससे का कोई खास जगह का मतलब हो सकते हैं, कोई खास नाम के पहले भी हम लोग इस्तेमाल द का नहीं करेंगे। उसके बाद कोई बीमारी का नाम होगा वहां भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे पर्व, कोई फेस्टिवल होगा वहां पर भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ऋतु, कोई भी मौसम होगा, जैसे वसंत हो गया, नहीं विंटर का मौसम हो गया, वहां पे भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे सप्ताह के दिन हो गए, नहीं सप्ताह के दिनों कहने का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से जितने भी दिन हैं उसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह जितने महीने का नाम है उसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे पदार्थों, कोई भी सब्सटेंस है उसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बोल रहा है भोजन, खेल कूद, जैसे खेल का नाम, जैसे फुटबॉल का मैच, इस तरह से वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि भाषाओं इत्यादि के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो गॉड इज कॉस्टली, नहीं क्या बोलते हैं, गोल्ड इज कॉस्टली, मतलब गोल्ड क्या है, मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते, यानी कि अगणनीय संख्या है।
उसके बाद बोलते हैं कोलेरा इज अ डिजीज, मतलब कोलेरा बीमारी का नाम है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं किया। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, अब यहाँ पे होली भी किसी पर्व का नाम है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं किए। इट इज मंडे टुडे, अब यहाँ पे देखो किसी दिन का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे भी द का इस्तेमाल नहीं किए। तो ये सारा रूल्स को याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, और साथ ही साथ बीमारी, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, पदार्थों, खेल कूद के नाम या फिर भाषाओं के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, जैसे और भी एग्जांपल है, यहाँ पे देख लो, बोलता है मार्च इज द थर्ड मंथ, अब मार्च किसी महीने के नाम है, इसलिए यहाँ पे भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल किसी खेल कूद का नाम है, यहाँ भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई नो इंग्लिश, यहाँ पे भाषा है, तो इसके लिए भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंग्लिश भाषा का नाम है। नहीं, तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको कर लेना है। बाकी आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नहीं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ाएंगे, जो कि बेहद ही तरीके से पढ़ने वाले हम लोग। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और जो भी बच्चा इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, बेसिक सीरीज को, आप इसको जितना भी शुरू से वीडियो है उस सारी चीज़ों को देख लो, ताकि आप जैसे हम टेंस पढ़ाएं वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिक यानी लेटर से शुरू किए हैं, और वो हर चीज को हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग टेंस की तरफ जाएंगे, जो कि सबसे मजेदार चीज होने वाला है, और उस जगह से आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो द विजन एकेडमी, जिसका की एड्रेस है गदालबाग बसंतराय हॉस्पिटल के पास। बाकी चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।